वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल का मैंने क्लास लिया आपके, जो मैं आपको पहले पढ़ा रही थी। जितने भी मैंने टॉपिक आपको पिछले क्लासेस में आपको करवाए हैं, उसका एक क्विक रिवीजन मैंने आपको करवाया और उसके तहत मैंने आपको वेजलेस प्रणाली बताई थी, किस प्रकार से वेजलेस प्रणाली मध्यकालीन यूरोप में व्याप्त थी। तो आपका फर्स्ट स्टेट कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपका है राजा वर्ग का, मैंने ये आपको कंप्लीट करवा दिया था। सेकंड है आपका सम्रांत वर्ग, इसमें मैंने आपको पूरा एक एक चीज़ कवर करके बताया। इसके अलावा वेजलेस प्रणाली क्या थी, मैंने आपको ये भी बताया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा वर्ग? तीसरा वर्ग, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? जिसको कि हम किसान वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एक सामंतवादी व्यवस्था है। इसके तहत ही मध्यकालीन यूरोप में जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो चलती थी। ठीक, तो आज आपका क्लास पूरे तरीके से जो आपका तीसरा वर्ग है किसान वर्ग, उस पर डिपेंडेंट है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किसान वर्गों की जिंदगी, उनकी व्यवस्था क्या थी। सबसे पहले किसान वर्ग जो था वो दो भागों में, सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको ये जानने की कि ये जो किसान वर्ग था ये एक मात्र वर्ग था जो मध्यकालीन यूरोप में जनसंख्या के दृष्टिकोण से, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा वर्ग था। मतलब क्या? इनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी, चाहे वो पादरी वर्ग हो, चाहे वो राजा वर्ग हो, चाहे वो सम्रांत वर्ग हो, इन सबसे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि इनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी, लेकिन इनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसान वर्ग कितने भागों में बटा हुआ था। जो किसान वर्ग था वो दो भागों में डिवाइडेड था। ठीक है, कितने भागों में? आपको ये एक तरीके से आपको याद करना है कि किसान भी दो प्रकार के, मध्यकालीन यूरोप में किसान दो तरीके के पाए जाते थे। पहला कौन से थे? पहले थे फ्री पीजेंट, जिनको कि हम बोलते हैं मुक्त किसान। पहले कौन से किसान थे? पहले किसान थे फ्री पीजेंट, जिसको कि हम मुक्त किसान कहते हैं। इनके क्या क्या विशेषताएं हैं मैं आपको आगे बताती हूँ। दूसरे जो है किसान, उनको बोलते थे सर्फ्स। सर्फ्स SERFS, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगी। दूसरे जो किसान आते थे वो सर्फ्स थे, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि वो दासता की जिंदगी बिता रहे थे। ये जो पहले वाले जो किसान हैं वो क्या है? वो मुक्त है एक तरीके से, लेकिन जो दूसरा वर्ग है किसान का, वो एक तरह से दास की तरह जिंदगी अपना जीवन यापन करते थे। अब आइए हम चलते हैं कि ये जो पहला जो है आपका किसान, वो उनमें उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, किस प्रकार से हम उनको बोल रहे हैं कि वो किसान मुक्त थे। सबसे पहले क्या था? ये जो किसान है, ठीक है, ये जो किसान है इनकी स्वयं की भूमि होती थी। एक चीज आप याद रखिएगा, ये जो फ्री पीजेंट्स हैं इनकी स्वयं की भूमि होती थी। ठीक है, इनकी स्वयं की भूमि होती थी, ये किसी अन्य की भूमि पर कार्य नहीं करते थे, इनके पास इनकी स्वयं की भूमि होती थी। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा होगा कि अगर इनकी स्वयं की भूमि थी तो फिर ये एक तरह से किस प्रकार से दास की श्रेणी में आ गए, किस प्रकार से निम्नतर की श्रेणी में आ गए? इनको तो सामंत होना चाहिए, इनको तो जमींदार वर्ग में आना चाहिए। लेकिन इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि इनकी स्वयं की भूमि होने के बावजूद ये अपनी भूमि पर एक काश्तकार के रूप में कार्य करते थे। काश्तकार को इंग्लिश में बोलते हैं टेनेंट। टेनेंट का मतलब क्या होता है कि इनकी स्वयं की भूमि तो थी, लेकिन इनका अपने भूमि पर कोई भी अधिकार नहीं था, बल्कि इनकी भूमि पर सामंत, जो जमींदार वर्ग है, जो सम्भ्रांत वर्ग है, उनका केवल उनका अधिकार होता था। इसलिए इनको काश्तकारों की श्रेणी में रखा गया है। किसकी श्रेणी में? इनको काश्तकारों की श्रेणी में रखा गया है। इनकी स्वयं की भूमि होती थी, लेकिन उन पर उनका मालिकाना हक नहीं होता था, बल्कि वे सामंतों के, एक तरह से सामंतों के मजदूरों के रूप में काम करते थे।
भूमि उनकी स्वयं की थी, लेकिन उनका उस पर मालिकाना हक नहीं था। इसके अलावा इन पर एक कर भी लगता था, इन पर एक कर लगता था जिसको क्या बोलते थे, जिसको टैली कर बोलते थे। टैली कर, इनको ये कर किसको देना पड़ता था, ये कर उन्हें सम्भ्रांत वर्ग को देना होता था और सम्भ्रांत वर्ग फिर राजा को देते थे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये जो टैली कर है, ये टैली कर राजा और सम्भ्रांत वर्ग पे नहीं लगता था, ये टैली कर केवल और केवल किसान वर्ग पे लगता था। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना बस याद रखिए कि इनकी स्वयं की भूमि होती थी, लेकिन स्वयं की भूमि होने के बावजूद उस पर उनका मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं था और इन पर एक कर लगता था जिसको कि टैली कर बोलते हैं। अब हम आते हैं सर्व्स पे। इस पे अब क्वेश्चन ये आता है कि ये थे तो दोनों ही किसान, लेकिन इनकी विशेषताएं किस प्रकार की थी, ये किस तरीके से एक दूसरे से अलग थे। तो मैंने आपको क्या बताया है, एक चीज़ मैं भूल गई, सॉरी, इसमें मुझे आपको ये बताना था फ्री पीजेंट में कि इनको वर्ष में 40 दिन की सेवा, इनको केवल 365 डेज में ओनली 40 डेज की सैनिक सेवा भी देनी पड़ती थी, उसके बाद वो मुक्त होते थे। 40 दिन की सेवा आप सम्भ्रांत वर्ग को देनी होती थी, उसके बाद ये मुक्त हो जाते थे, अपना जीवन यापन करते थे। अब यहीं से मैं इसके साथ इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी, ये जो थे इनको केवल 40 दिन की सेवा नहीं देनी होती, बल्कि इनको आजीवन इनको इनको अपनी दास प्रथा के तहत इनको सेवा देनी होती थी। ये चाहते हुए भी अगर इनका मन भी कर रहा है कि हम अब दास प्रथा से मुक्त हो, वो मुक्त नहीं हो सकते थे जब तक कि जमींदार उनको मुक्त ना कर दे। ठीक है, ये एक तरह से बंधुआ मजदूर के रूप में थे, चाहे इनको कोई नौकरी करनी हो, चाहे इनको विवाह करना हो, अपने जीवन अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए किसी भी फैसले को लेने में ये सक्षम नहीं थे। ये जमींदार के एक तरह से दास के रूप में थे, किसी भी प्रकार से इनको स्वतंत्रता नहीं थी और ये एक तरह से बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते थे और इनको कोई भी सैलरी भी नहीं मतलब जमींदार वर्ग जो था इनको किसी भी प्रकार की सैलरी भी प्रोवाइड नहीं करते थे। तो ये डिफरेंस है। अगर आपके एग्जाम में ये आए कि मुक्त किसान और जो ये दास हैं, ठीक है, जो मुक्त किसान और जो परतंत्र किसान हैं, ये किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न थे, तो आपको 3-4 पॉइंट्स लिखने होंगे और जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये डालेंगे कि इन्हें ये आज़ादी थी कि ये 40 दिन की केवल सैनिक सेवा सम्भ्रांत वर्ग को देंगे, उसके बाद ये मुक्त थे, लेकिन ये अपने नौकरी अपने सेवा से मुक्त नहीं थे। जो आपका सेकंड वाला जो क्लास है सर्व्स का, वो उनको आजीवन सैनिक सेवा देनी पड़ती थी, बल्कि इनसे एक एग्रीमेंट करा लिया जाता था, इनसे एक एग्रीमेंट करा लिया जाता था जिसके तहत इनको आजीवन सेवा देनी पड़ती थी जब तक कि जमींदार इनको अपनी सैनिक सेवा से मुक्त ना करे। ठीक है, तो ये आपका ऑल ओवर तीसरा वर्ग था जो कि है आपका किसान वर्ग, और इसमें यही समझने वाली चीज़ें हैं। अगर आपसे सिर्फ किसान वर्ग के बारे में पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करते हुए लिखेंगे, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए आप ये फ्यूडल पिरामिड जरूर बनाएंगे, क्योंकि फ्यूडल पिरामिड को डिस्क्राइब करते हुए ही आप किसी तीसरे वर्ग में आप किसी भी वर्ग को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा वर्ग। इसके बाद कुछ एक टॉपिक इसके और भी बचे हुए हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको वही बताऊंगी कि कौन कौन सी विपरीत परिस्थितियां थी जो कि यूरोप के समाज को बदल कर रख दी, तो वो आपको एक टॉपिक पढ़ाना है। उसके बाद आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर बोर्ड क्लियर नहीं है तो मैं आपको इसका नोट सेंड कर दूंगी, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि बोर्ड अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको उस पर सेंड कर दूंगी। बाकी ये 2-3-4 चीज़ें हैं जो समझने वाली चीज़ें थी वो आप देख लीजिएगा। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई को जारी रखिए, NCERT के बुक को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी लीव का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।